हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा शिमला में। हालांकि आज जो मानसून सत्र का जो है वो छठा दिन है और पिछले 3-4 दिनों से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर हम पहले मुद्दे की बात करें तो पहले दिन जिस हिसाब से जो सदन से वॉकआउट हुआ उस पे श्री स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी की मौत की जो जाँच है वो सीबीआई से जाँच करने की माँग की गई। दूसरे दिन जो था वो सदन से वॉकआउट किया गया बेरोजगारी के मुद्दे पे और तीसरे दिन अगर हम बात करें जो चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची जी को बदल के राम सुभाग सिंह जी को चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है, तो इन मुद्दों के ऊपर है विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस सदन में आके बैठ के जो हिमाचल प्रदेश की जो रूपरेखा है उसकी तैयारी की जाती है। अब यहाँ पे ये जानने वाली बात होगी कि जिस हिसाब से प्रदेश सरकार का जो 2021-22 तक जो टोटल लोन है, टोटल डेट है, वो कम से कम 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका हुआ है और जो फिजिकल डेफिसिट है जिसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं वो 7,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब ये जानने वाली बात होगी कि कोरोना के बाद जिस हिसाब से जो प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा देखने को मिला, हालांकि 2021-22 की अगर हम बजट सत्र की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का जो टोटल बजट था वो 50,000 करोड़ तक का था और 50,000 करोड़ में से 10% हिस्सा जो है टोटल बजट का वो लोन की रीपेमेंट्स पे चला जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग जो हैं सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और यहाँ का जो 25% हिस्सा जो है वो सैलरीज में जा रहा है, 17% जो है वो पेंशन्स में जा रहा है और बाकी 10% लोन पे रीपेमेंट्स पे जा रहा है, 6% जो है आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है और बाकी जो बचा पैसा वो 43% जो पैसा है वो स्टेट्स के डेवलपमेंट पे लगाया जा रहा है। हालांकि अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटा बात करें, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो या भाजपा की है, हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा जो है लगातार ही माइनस में आता रहता है। तो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही हमारे पास नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आएंगे या कोई भी नेता हमारे साथ आएगा तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है वो सरकार को किन मुद्दों के ऊपर और हिमाचल प्रदेश की लोगों के हित की रक्षा के लिए विपक्ष जो है वो सरकार को कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर घेरने की कोशिश करेगा। प्रेस में आपके साथ स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के नेता श्री राजेंद्र राणा जी। आज हम इनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि जो विपक्ष जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है सत्ता पक्ष का घेराव कर रहा है, पर सरकार जो है कहीं न इनकी बात नहीं सुन रही है। सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। महंगाई बहुत बड़ा इशू है, बेरोज़गारी इशू है, बैकडोर एंट्रीज़ जो नौकरियों को लेकर हो रही है वो है, फर्जी डिग्रियों का बहुत बड़ा मामला है और इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई मुद्दे हैं और सरकार की निष्क्रियता जो है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है, वो मुद्दे भी उठा रहा है और विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं और बाहर भी उठा रहे हैं। परंतु सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। कई मामलों को लेकर सत्ता चर्चा पार्टी जो है चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए इश्यूज़ तो हैं और कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका खूबी बेखूबी निभा रही है और विपक्ष जानता है कि हिमाचल प्रदेश के जनता के हितों की कैसे रक्षा करनी है ताकि सरकार जो है जिस तरीके से ऐसी-ऐसी चीज़ें जनता के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो ना थोपी जाए। इसलिए हम लगातार विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी लगातार जो है लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगा, जैसे आप विपक्ष से वॉकआउट कर रहे हैं, आपने स्वर्गीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी की जो मौत की जांच थी वो सीबीआई से करने की पहुंच करे। एक तरफ हिमाचल का जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 7,500 करोड़ तक पहुंचा है, कर्जा 17,000 करोड़ तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये नहीं चाहिए कि सरकार को इन मुद्दों पर घेरा जाए, हालांकि इन मुद्दों पर देखिए, सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जब इन्होंने सत्ता में आना था 2017 में जो चुनाव हुए थे और उसमें जो चुनावी वायदे हुए थे और उसमें जो इश्यूज़ उठाए थे कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी की सरकार रही उसमें और ये लगातार मुद्दे उठाते रहे कि जो है हिमाचल प्रदेश जो है कर्जे में डुबो दिया और इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार बनी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंजन इनका ना प्रदेश का ना दिल्ली वाला इंजन इनका स्टार्ट हो पाया है और लगातार ये सरकार जो है कर्जा लेकर जो है प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही है और जो दिल्ली से इनको मदद मिलनी चाहिए थे उनको मदद नहीं मिल रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि हमारी जो केंद्र सरकार का है उसकी भी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी कमज़ोर हो गई है। जिस देश को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, आज़ाद कराया और यहाँ तक लेके आए, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स, आपके रेलवे से लेकर कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कांग्रेस पार्टी के समय खड़े हुए और धीरे-धीरे उनको बेचने का काम कर रहे हैं।
आज जो है हिंदुस्तान की फाइनेंशियल हेल्थ भी कमज़ोर है और प्रदेश की भी कमज़ोर है और लगातार प्रदेश जो है वो लगातार डेफिसिट में जा रहा है, कर्जे में डूब रहा है और विकास के काम नहीं हो रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा जहां तक हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी का सवाल है। हम्म, सरकार ने नियम 67 का हवाला देते हुए कहा कि जो ये है चर्चा का महत्वपूर्ण विषय नहीं है। बट अगर हम सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के कारण उनका डाटा देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरा बेरोजगारी के में राज्य जो है बन चुका है। तो सरकार को आप पूरी तरह से क्यों नहीं इस मुद्दे पे घेर पाए? देखिए ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देखिए बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सर्विस क्लास में हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है। और ये कोरोना काल में हमने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है कि कोरोना काल में बहुत सारे नौजवान जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उनकी नौकरियाँ चली गई। आप देखिए कि मीडिया हाउसेज़ जो हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों की छँटनी हो गई। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के बड़े-बड़े हाउसेज़ जो हैं, वहाँ से लगातार लोगों की छँटनी होती रही और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज ले रहे थे, कोई 1 लाख रुपए का महीने का ले रहा था, कोई 1.5 लाख का ले रहा था। उन्होंने जो है बैंक से कोई गाड़ी के लिए लोन लोन ले रखा है, कोई हाउस के लिए लोन रखा है और आज जो है उनकी नौकरियां चली गई हैं। सारे के सारे जो लोग हैं गर्दिश में हैं, कईयों की गाड़ियां बिक रही हैं, कईयों के घर बिक रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े जो है उनको इकट्ठा करती और उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाती, उनको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने के लिए सरकार कोई विचार करती, सोचती, कोई अपनी नीति बनाती। वो सरकार का सोच ही नहीं है। सर अंतिम सवाल मैं पूछूंगा। कल आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी का सरका घाट में जो था वो एक दौरा था। हालांकि वहां पे कांग्रेस के द्वारा जो काफ़ी हंगामा किया गया, तो ये क्या लगता है कि कांग्रेस के प्रति जो है नेताओं की अनुशासनहीनता की कमी है? देखिए, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि जो अनुशासन है वो डिसिप्लिन जो है वो हर जगह होना चाहिए। अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो छोटा-बड़ा कोई भी हो, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जो पार्टियाँ चलती हैं। कोई या आप आर्मी ले लो, आप पुलिस फ़ोर्स लीजिए, आप कोई भी चीज़ लिए जहाँ इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो नुकसान करती हैं। तो इसलिए नुकसान ना हो, इसलिए पार्टी को ऐसे जो कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद सर हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता श्री राजेंद्र राणा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ से साफ किया हुआ है कि कांग्रेस में जो भी हैं नेता हैं वो अनुशासनहीनता जो है कहीं भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।